हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए जीके करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का एक मिनी पेपर को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट इन मिनी पेपर में यानी 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, ये पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एमटीएस हवलदार की शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जो अभी तक एमटीएस हवलदार का सिलेबस जारी हुआ है, जो सिलेबस है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है कि इन सिलेबस आपके पेपर में सवाल पूछेंगे, तो उन्हीं सिलेबस का सवाल आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, ये छोटा सा पेपर आपकी शिफ्ट के लिए कम से कम 35 से 40 नंबरों का इजाफा करा सकता है, क्योंकि सबसे अधिक जो टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो टॉपिक से प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कम समय वाला जो मिनी पेपर को हम डिस्कस करेंगे पूरा देखिए और ये पूरा 25 क्वेश्चन तैयार करिए और अपने शिफ्ट में 35 से 40 नंबरों का इजाफा कराइए, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और आपका शिफ्ट अच्छा जाएगा। ओके, ज्यादा समय का नहीं होगा, मुश्किल से 20 से 22 मिनट में इस पेपर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वही 25 क्वेश्चन होगा जो कि आपकी शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास एक सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम 7 बजे हो रही है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? यानी जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, वो कहां पर हुआ था? तो ये ब्राजील देश में हुआ था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस पे आप स्टार बनाइएगा, क्योंकि ये सवाल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा भाई, अच्छी तरीके से आएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? तो ये ब्राजील देश में हुआ था। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो साथियों, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। वन लाइफ इज नॉट इनफ किस लेखक द्वारा लिखी गई है? वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये के नटवर सिंह द्वारा लिखी गई है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? तो ये सिक्किम राज्य का था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस वर्ष का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो साथियों, किस वर्ष का पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 1784। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितने मीटर होती है? कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर जो चिन्हित लॉबी होती है उसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो केवल 1 मीटर की होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिससे आप सभी का रिजल्ट बनने वाला है, यानी पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे ये 20 टेस्ट में, और उसी प्रकार इंग्लिश में पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे इन 20 टेस्ट में, यानी आप सभी को पूरे 40 टेस्ट मिल रहे हैं। और ये 40 टेस्ट मात्र हमने आपके लिए 50 रुपीज कर दिया भाई। यदि आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया जीके करंट अफेयर और इंग्लिश का, तो समझिए आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा।
आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। तो साथियों आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि इस नंबर मैसेज करके ये तुरंत अपने पास पीडीएफ मंगाइए, अपने पास टेस्ट मंगाइए। टीम को हमने कह दिया है कि जैसे जो भी स्टूडेंट मैसेज करेगा उन्हें तुरंत ये टेस्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नंबर मैसेज करिए और ये टेस्ट अपने पास मंगाइए। भाई आप पैसा मत देखिएगा, इसमें का क्वालिटी कंटेंट चेक करिएगा, क्वेश्चनों का लेवल चेक करिएगा, इस सब का सिलेक्शन भी हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई चेक्ड द टू सी इफ इट विल रेन और नॉट। तो इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे गए वही सवाल इस क्लास में हम देखने वाले हैं। जैसे आई चेक्ड द टू सी इफ इट विल रेन और नॉट, बताएंगे इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। आई चेक द टू सी इफ इट विल रेन और नॉट, यानी मैंने चेक किया कि रेन क्या हो सकती है या नहीं, यानी इसमें भाई वेदर, यानी आई चेक द वेदर, यानी मैंने वेदर यानी मौसम को चेक किया कि बारिश हो सकती है या नहीं। अब वेटर का मतलब होता है कि या जैसे संभावना बताने वाला शब्द है, जैसे संभावना क्या बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। विथर का मतलब क्या होता है, मुरझाना होता है। क्या होता है, मुरझाना होता है, ठीक है, मुरझाना होता है। और वेटहर का मतलब क्या होता है भाई, एक प्रकार का मेमना, वेटहर मतलब एक प्रकार का मेमना। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई आप वेदर को ही चेक करेंगे कि आज बारिश होगी या कि नहीं होगी। ओके चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे आप सभी इनमें से इनकरेक्टली कौन सा है भाई, सभी बताएंगे। देखिए सेपरेट मतलब अलग होता है, स्पेलिंग देखते रहिएगा, ठीक है भाई। कंसीव मतलब क्या होता है, कंसीव मतलब होता है समझना, लेकिन कंसीव का स्पेलिंग क्या होता है, CONCEIVE, क्या यही स्पेलिंग दिया है, CONCE होता है। देखिए पहले IE का डिफरेंस कर दिया, यानी बदल दिया, उल्टा कर दिया है, तो यही क्या है, इनकरेक्ट है भाई। कंसीव का मतलब क्या होता है, समझना होता है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, सुलभ होता है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है भाई, ये आपका सुलभ होता है। और कॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधा होता है हमारे लिए, ठीक। तो इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो बी ऑप्शन है, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, सिलेक्ट द करेक्ट इडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी आप सभी को मुहावरा बताना है, इडियम मतलब मुहावरा होता है, वो भी केवल जो आपका अंडरलाइन सेगमेंट है। रिवीलिंग द सीक्रेट्स, इसका बताइए क्या बनेगा अर्थ, बिल्कुल रिवील द सीक्रेट, यानी कोई सीक्रेट है जो उसको खोल देना, उजागर कर देना, यानी रहस्य का खुलाना करना, यानी रहस्यों का खुलासा करना भाई। यानी क्या होगा, बीइंग इन बैड ब्लड, दुश्मनी रखना। जैसे जो पहला ऑप्शन आपका दिया है बीइंग इन बैड ब्लड ना, इसका मतलब होता है दुश्मनी रखना। और बीटिंग द बुलेट मतलब बीटिंग द बुलेट का मतलब कष्ट सहना। क्या होता है भाई, कष्ट सहना होता है। उसके बाद स्पिलिंग द बीन्स मतलब कोई रहस्य खोल देना, यानी यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे रिवीलिंग द सीक्रेट यानी रहस्यों का खुलासा करना, तो इसका क्या होगा, स्पिलिंग द बीन्स हो जाएगा, यानी कोई रहस्य खोल देना, तो ये हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। बीटिंग द डस्ट मतलब कि मर जाना भाई, बीटिंग द डस्ट मतलब जानते हैं मर जाना होता है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही वॉज स्टार्टलेड बाई द लाउड थंडर ड्यूरिंग द स्टोर्म। थंडर का स्पेलिंग क्या होता है आप सभी बताएंगे, सभी बताएंगे थंडर का बिल्कुल राइट स्पेलिंग क्या होगा। जैसे तूफान के दौरान तेज गड़गड़ाहट होता है ना, उससे चौंक गया, यानी यही आपका सेंटेंस का मतलब दिया, ही वॉज स्टार्टलेड बाई द लाउड थंडर ड्यूरिंग द स्टोर्म, यानी तूफान के दौरान तेज गड़गड़ाहट से वह चौंक गया। थंडर का स्पेलिंग यानी गड़गड़ाहट, THUNDER, थंडर मतलब गड़गड़ाहट होता है। कौन सा स्पेलिंग सही दिया, THUNDER, सी ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ओके अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पेपर में कभी कभी एंटो लिखा रहेगा, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं कर होना है, आपको एंटोनिम बताना होगा, यानी विलोम शब्द। एक्सेसिव का उल्टा क्या होगा, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अत्यधिक होता है, तो इसका विलोम शब्द बताइए क्या होगा। मॉडरेट मतलब क्या होता है, मध्यम होता है, मॉडरेट मतलब मध्यम होता है। और का फ्लो मतलब प्रवाह होता है, फ्लो मतलब प्रवाह होता है। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अनियमित होता है। इनऑर्डिनेट मतलब क्या होता है भाई,
नियमित होता है। डिजायरेबल का मतलब क्या, वांछनीय होता है। क्या होता है, वांछनीय होता है। तो दोस्त मेरे जैसे एक्सेसिव मतलब कि अत्यधिक, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मॉडरेट होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए। घाघरा और सोन ये किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा और सोन नदी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। बीसू एक किस समुदाय का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। बीसू एक कौन से त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, तो बीसू एक हिंदू त्यौहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। सुबह 8 बजे क्लास हो ही रही है, शाम को 7 बजे हो रही है, अब बीच में भी क्लास दोपहर में भी आएगी 12 से 12:30 बजे के बीच में, क्योंकि समय नहीं है भाई, 10 दिनों का समय हमारे पास बाकी है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हमें प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, बताइए। उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, तो ये तबला के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो साथियों पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से पद्म विभूषण 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था, यानी 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया था, पूरे 7 लोगों को दिया गया था 2025 में पद्म विभूषण। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, अनुपात 13:15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर मान क्या होगा, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करिए। यानी भाई अनुपात 13:15 को प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना, यानी 13/15 ये हो सकता है, इसमें प्रतिशत बदल, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई हम लोग ना। 5 तिहाई 15, 20 पंजे 100, यानी 20 और 13 कितना होगा, 13 दूना 26, यानी 260/3। इसको आप भाग करिए, 3 का भाग 260 में कराइए, 3 8 24, 3 6 18, 86 0, 20 3 6 18, यानी 86.67% आएगा भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन, यानी अनुपात जो आपका 13:15 इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर मान कितना होगा, 86.67% होगा। ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा। 6 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया, सबसे अधिक नंबर में होता है 3000 दिया है। रेट हमेशा परसेंटेज में जो कि 7%, टाइम 6 वर्ष बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 30 गुणे 6 180, 36 18 180, 180 सत्ते 18 सत्ते 126, यानी 1260 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 1260। ओके, 30 गुणे 6 गुणे 7 करेंगे तो आपका 1260 आएगा। 30 गुणे 6 36 18 180, 180 गुणे 7 18 सत्ते 126, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 1260 आएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। यदि 1 दर्जन आम का जो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, 1 दर्जन आम होता है कितना भाई, 12 होता है, इसका जो दाम है वो क्रय मूल्य जो 9 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सिंपल सॉल्व हो गया। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्त मेरे जो 12, 1 दर्जन में 12 आम, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 ही समान होते हैं। 12 दर्जनों आम का जो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस वो 9 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहां से तो भाई देखिए बराबर बराबर तो हम काट भी तो सकते, छोटा बना सकते हम लोग, जैसे 3 चौका 12 3 त्रिका 9, यानी यहां से 4 CP बराबर 3 SP हो जाएगा। तो यहां से CP बटे में जब SP हम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यानी अब देखिए कास्ट प्राइस 3 हो गया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया, यानी आप कोई सामान 3 का खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, यानी कोई सामान आप 3 का खरीद रहे हैं 4 में बेच रहे हैं, 1 का आपको प्रॉफिट हुआ किससे होगा, 3 से। 1/3 का मतलब कितना होता है प्रतिशत में, 33 सही
1/3% का लाभ होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1/3, अब इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका प्रतिशत आएगा। 1/3 भाई मैथ परसेंटेज का पहला चैप्टर बेसिक यही शुरुआत होता है। 1/3, 1/9 इनका मान 1/3 यानी 33 सही 1/3% का लाभ होगा भाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। देखिए एक बार फिर से इंग्लिश के क्वेश्चन हल करिए भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आदित्य ऑर्डर जूसी कुकड टू परफेक्शन एट द हाईवे रेस्टोरेंट। आदित्य ने हाईवे रेस्तरां में उत्तम तरीके से पकाए गए रसीले क्या ऑर्डर किया भाई। यानी आदित्य ऑर्डर जूसी स्टिक जैसे स्टिक मतलब जानते क्या होता है, दांव होता है। स्टिक मतलब दांव होता है, ठीक है। और स्टिंग भाई, स्टिंग मतलब जानते क्या होता है, बदबू होता है। कोई आप चीज़ मंगाएंगे तो बदबू चीज़ तो मंगाएंगे नहीं भाई, स्टिक मंगाएंगे। स्टिक मतलब यानी जानते स्टिक मतलब क्या होता है कि आदित्य ऑर्डर जूसी स्टिक कुकड परफेक्शन एट द हाईवे रेस्टोरेंट। यानी आदित्य ने हाईवे रेस्तरां में उत्तम तरीके से पकाए गए जो रसीले मांस की कटाई का ऑर्डर किया था भाई। स्टिक मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या बनेगा, परफेक्टली आंसर देखेंगे आप सभी। पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी एक वृत्ताकार मेज है जैसे ये। अब हमें इन्हीं में बैठाना है। कितने लोग हैं भाई, 2 2 4 2 6, तो 6 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट कर देंगे भाई। कितनी बारी हमने सवाल को हल किया, हर क्लास में ये सवाल होता ही होता है। आर जो है पी के ठीक बाईं ओर तथा टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यानी भाई पी के ठीक बाईं ओर आर बैठा है, लेकिन टी के ठीक दाईं ओर, यानी आर बीच में होना चाहिए भाई। यानी दोस्त मेरे टी के ठीक दाईं ओर बैठा लेते पहले आर को, यानी टी को हम यहाँ बैठा लेते। टी के जस्ट राइट साइड में आर है और पी के जस्ट बाएं साइड में आर, यानी पी को यहाँ बैठा देंगे भाई। हो गया सवाल पहला लाइन। देखिए पी के ठीक बाईं ओर आर है यहाँ पे और टी के ठीक राइट साइड में आर है यहाँ पे। देखिए हो गया पहला लाइन। दूसरा का लाइन पढ़िए, क्यू जो है ना वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा, यानी टी के ठीक बाईं ओर क्यू बैठे तो क्यू को यहाँ बैठा दीजिए भाई। ये भी आपका पूरा हो गया। अब दूसरा का लाइन पढ़िए, यू जो है ना वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यू के ठीक बाईं ओर यू बैठा तो यू को यहाँ बैठा दीजिए। एक कभी कौन नहीं बैठा तो यस नहीं बैठा तो यस को यहाँ बैठा दिए। देखिए सवाल क्या पूछ दिया भाई। अब एक और लाइन भी बाकी है। पी जो है ना यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी जो यस के ठीक बाईं ओर, यस के ठीक बाईं ओर, देखिए यहाँ पे यस के ठीक बाईं ओर पी बैठ गया भाई। सवाल क्या पूछा, यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यस के ठीक राइट साइड में यू बैठा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए यस के ठीक राइट साइड में यू तो बैठा है। सवाल जो पूछा है आसान सवाल हुआ कि नहीं भाई, बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कूट भाषा में टास्क को 37-62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कास्ट को 24-36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में के लिए कूट क्या होगा। जैसे देखिए टास्क है TASK, टास्क में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है भाई, 37-62। CAST कास्ट में 4 अक्षर है तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है, 24-36। पूछा किसका, के का कोड पूछा है। कॉमन पहले चेक कर दे। देखिए टास्क में के है लेकिन कास्ट में के है नहीं भाई, यानी हमारे आंसर तो इसी मिलेगा भाई, या तो 37 होगा या तो 62 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा या 6 होगा, लेकिन इनमें से हमारा नंबर नहीं होगा भाई। 2 4 3 6 इसमें भी 2 है 3 है, लेकिन होगा नहीं आंसर हमारा, क्योंकि के का हमने कोड हमें निकालना है भाई, तो के जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा। देखिए 2 4 3 6 तो आंसर होगा नहीं भाई कास्ट वाले में, क्योंकि के नहीं है। देखिए 6 को काट दीजिए, 2 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, बचा कौन 7, तो के का कोड क्या होगा 7। देखिए के में भी देखिए टास्क में भी 7 दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो किसको एलिमिनेट करेंगे, 3 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 3 टास्क में भी है और कास्ट में भी है, 2 टास्क में है और कास्ट में भी 2 है, 6 आपका टास्क में भी है और कास्ट में भी है, 7 बच रहा था देखिए, तो के का कोड हो जाएगा 7, ये आंसर भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 जो 38 संबंधित हैं, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 44 संबंधित हैं। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 13 का रिलेशन 38 बनाया है, 15 का रिलेशन 44 बनाया है। अब देखिए 13 से 38, यानी 13 में 3 का मल्टीप्लाई करिए -1 कर दी तो 38 बन जाएगा। 13 3 39,
39 में से 1 कम कर देंगे तो 38 बन जाएगा। 15 या 45, 45 में से 1 कम कर देंगे 44 बन जाएगा। यानी इसमें लॉजिक 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 कर रहा है। तो उसी प्रकार 26 में 3 का मल्टीप्लाई करिए माइनस 1 कर दिए। 26 या 78, 78 में से 1 माइनस करेंगे तो 77 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व करिएगा और लास्ट क्वेश्चन आज के इस मिनी पेपर का सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया है सॉल्व भाई। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो साथियों ये समीकरण दिया आपका। समीकरण में पहले आप सभी को प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है, तब उसके बाद इस समीकरण को हल करना है। देखिए 69 माइनस है तो प्लस में बदल देंगे, 36 गुणा है तो भाग बदल दीजिए, 6 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए, 12 प्लस है तो माइनस बदल दीजिए। समीकरण तैयार है, इसमें बोर्ड में स्कीम लगा दीजिए। 69 प्लस 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 बार में, देखिए 6 का भाग 36 में 6 और 6 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 72 आ जाएगा भाई, माइनस 5 कर देंगे। 69 और 72 कितना होगा, 70 70 140 यानी 141 होगा भाई। देखिए 9 2 11 के 1, 6 7 13 1 14 141 माइनस 5 कितना होगा 136 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये 72 कैसा है, पहले देखिए 6 का भाग हमने 36 में दिया तो 6 आएगा, 6 का मल्टी 12 में करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, यानी 12 6 72 आएगा ना, तब हमारा 72 है। तो 69 72 को जोड़ दिए, लास्ट में माइनस 5 को घटा दीजिए, कम कर दिए तो आंसर आ जाएगा, तो 136 आ गया। तो साथियों ये आपका मिनी पेपर का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब बताइए साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। सभी बताएंगे कि आज के सेशन से आप सभी कितना स्कोर रहा। सभी दोस्त बताएंगे भाई। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए डेली क्लास आएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, और वो जो पेपर हमने आपके लिए दे रहे हैं उसको आप जरूर लीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करें, वो PDF अपने पास मंगाइए, सभी दोस्त मंगाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्त इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए दमदार सेशन के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग मेहनत करिए भाई, समय बहुत नहीं है, 10 दिनों का समय बाकी केवल, ओके। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, तो पढ़ाई करिए, ऑल द वे बेस्ट, धन्यवाद।